हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। जल्दी से आइए, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास। फटाफट सारे बच्चे जुड़ेंगे। गुड इवनिंग सही बच्चों को। जय हिंद। जय आइए, जल्दी से सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और आपको पता है पढ़ने से पहले सर क्या कराएंगे? महासागरों की सैर, एटमॉस्फेयर की सैर, सोलर सिस्टम की सैर, है ना। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए, फटाफट चल रहे हैं। अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को जानने, यानी आज करेंगे हम वायुमंडल की सैर, अंतरिक्ष की सैर। चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करे हम चल रहे हैं। जो बच्चे नहीं जुड़े वो मिस करेंगे। चलिए चलते हैं, आपको लेके सबसे पहले लेके चल रहे हैं आपको कहां पर। चलिए बच्चों, तो अब बच्चों आप पहुंच गए हैं धरती से 10 किलोमीटर ऊपर, यानी 10 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, यानी पहली लेयर में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रोपोस्फेयर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्लाउड्स का फॉर्मेशन किस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में होता है। तो बच्चों क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है ट्रोपोस्फेयर में, यानी फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एग्जाम में क्वेश्चन और आता है कि एरोप्लेन्स या फ्लाइट्स किस लेयर में उड़ती हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर में नॉर्मल फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं, फ्लाई करती हैं। तो चलिए बच्चों, समय व्यर्थ न करते हुए दूसरी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे देख लेते हैं। चलिए बच्चों, पहुंच गए हम स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर, सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो लगभग धरती से 50 से 60 किलोमीटर अबव है। सरफेस ऑफ अर्थ से 50 किलोमीटर ऊपर आएंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाएंगे। और स्ट्रेटोस्फेयर में होती है ओजोन लेयर, यानी ओजोन परत। ये ओजोन परत हमें बचाती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से, यानी अगर सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हमारी स्किन के डायरेक्ट कांटेक्ट में जैसे ही आएगी, हमारी स्किन में हो जाएगा कैंसर, यानी स्किन कैंसर। तो ओजोन लेयर का काम होता है अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेना और मनुष्य तक पहुंचने ना देना। तो इंपॉर्टेंट हुई ना सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। चलिए बच्चों, समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी मीजोस्फेयर में, जो होती है लगभग 100 किलोमीटर ऊपर सरफेस ऑफ द अर्थ से। मीजोस्फेयर में उल्का पिंड यानी मीटियोर्स उड़ते रहते हैं और विंड से फ्रिक्शन होने के बाद इनमें आग लग जाती है और हीट के कारण ये ऐश यानी राख में परिवर्तित हो जाते हैं और जमीन तक नहीं पहुंच पाते। तो मीजोस्फेयर हमें बचाता है मीटियोर्स के अटैक से। सो बच्चों, समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं फटाफट चौथी और फोर्थ और इंपॉर्टेंट लेयर की ओर, जिसका नाम है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर को ही थर्मोस्फेयर कहा जाता है, जो सरफेस ऑफ अर्थ से लगभग 600 किलोमीटर ऊपर है, 600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। आइनोस्फेयर से ही तो बच्चों रडार से निकलने वाली रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं। समझ में आया आपको? यही रेडियो वेव्स हमें बताती है कि कोई जेट या विमान, कोई मिसाइल हमारी वायु सीमा में एंटर तो नहीं कर रहा है। किसके माध्यम से? रडार के माध्यम से। चलिए बच्चों, फिफ्थ और वेरी इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ अर्थ एक्सोस्फेयर को पढ़ते हैं। लास्ट है ये, सबसे आउटर है, यानी अर्थ की आउटर ऑर्बिट जिसमें सैटेलाइट घूमती हैं, उसे हम कहते हैं एक्सोस्फेयर। चलिए बच्चों, चलते हैं अपनी क्लास में वापस और ब्रीफली पढ़ते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को। तो कैसा लगा बच्चों आप सबको? कैसा लगा? मजा आया? बच्चों को लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़कर कैसा लगा? जल्दी बताइए, थम्स अप करके बताइए फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक, समय कम है। सर रिवॉर्ड दीजिए, थम्स अप करिए। सर होशियार लाल को बताइए कैसे थम्स अप करते हैं। चलिए आज हम पढ़ने चल रहे हैं बच्चों लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर एंड पॉल्यूशन। ठीक है, पहले आपने समझ लिया है कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होते हैं। अभी आपको मैं घुमा के लाया ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। चलिए आपको पढ़ाएंगे एक्सोस्फेयर। इसका क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कभी कभी लेयर्स से, तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। लेकिन स्पीडी ब्रेन्स के बच्चे कंफ्यूज, 10 स्पीडी ब्रेन्स के बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। चलो, ट्रोपोस्फेयर जो होती है, देखिए ये हमारा अर्थ का सरफेस। अर्थ के सरफेस से जैसे ही हम थोड़ा ऊपर जाएंगे, ग्लोब दिखाया था ना आपको, ग्लोब, ग्लोब से हम क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे। अब हम चल रहे हैं ऊपर बच्चों। ग्लोब से जैसे हम ऊपर जाएंगे, कितना,
10 किलोमीटर ऊपर सबसे पहले आएगा कौन सा? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है क्या? क्लाउड। आपसे पूछेंगे क्लाउड कहाँ पे बनते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर में लिखिए, क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन ट्रोपोस्फेयर। जी बेटा कौन है? प्रभात। बेटा न्यू कमर है क्या प्रभात? न्यू स्टूडेंट है बेटा? सर आपने कहा था कि एग्जॉस्फेयर फिफ्थ, सर एग्जॉस्फेयर के बाद भी एंडोस्फेयर भी आता है। बेटा एंडोस्फेयर आता है पर आपको एक्सोस्फेयर तक ही पढ़ना है, लगभग आउटर मोस्ट लेयर अर्थ की यही होती है, ठीक है? एक्सोस्फेयर तक पढ़ना है, ठीक है? एक्सोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर। अब ऐसे आप पढ़ोगे तो आप अंतरिक्ष तक या ब्रह्मांड की कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है? चलिए ये 5 महत्वपूर्ण लेयर है आपके एग्जाम के लिए। यू आर न्यू कमर बेटा, न्यू स्टूडेंट हैं आप? यस सर, ये तीसरी क्लास है मेरी। तीसरी क्लास है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए बेटा 10 किलोमीटर आपको सैनिक स्कूल का एग्जाम निकालना है आपको, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहली लेयर होती है कौन सी? ट्रोपोस्फेयर, ठीक है बेटा? ट्रोपो शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड होते हैं, लिखिए क्लाउड्स कहाँ पे मिलेंगे? ट्रोपोस्फेयर में, यहीं पर बन जाते हैं क्लाउड्स। ये क्लाउड्स बन गए, ठीक है? फ्लाइट्स जो होती हैं, फ्लाइट्स, फ्लाइट्स कहाँ पे उड़ेंगी? फ्लाइट्स उड़ेंगी ट्रोपोस्फेयर में। फ्लाइट्स कहाँ पे उड़ेंगी? नॉर्मल फ्लाइट्स जो होती हैं किस में उड़ती हैं? ट्रोपोस्फेयर में। बिजली चमकती है, लाइटनिंग, लाइटनिंग आपको दिखाई देती है ना? ये सारी की सारी एक्टिविटी ट्रोपोस्फेयर में होती है, ठीक है? फर्स्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फेयर में तो आपको मिलेंगे क्लाउड्स। दूसरी लेयर में चलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे ही हम जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा? ओजोन लेयर, लिखिए ओजोन लेयर, ओजोन लेयर। अब देखिए सन से बेटा 3 तरह की रेज निकलती है, कौन कौन सी? सनलाइट में 3 तरह की रेजेस होती है, एक तो होती है इंफ्रारेड, एक होती है विजिबल, जिससे हम सारी चीजों को देख पाते हैं, दैट इज विजिबल लाइट। क्या होती है? विजिबल लाइट, विजिबल लाइट, ठीक है? 3 तरह की, सूर्य की रोशनी में 3 तरह की रेजेस होती हैं, विजिबल लाइट। और तीसरी अल्ट्रा वायलेट रेज। तीसरी कौन सी? अल्ट्रा वायलेट रेज। अब ये इंफ्रारेड रेज क्या होती है, कौन बताएगा? जल्दी से कोई बच्चे से बात कराओ, कौन बता रहा है इंफ्रारेड क्या होती है? इंफ्रारेड, चलिए अंशुमन बताइए, अंशुमन बात करेंगे। अंशुमन बताइए फटाफट सब बच्चों को, व्हाट इज इंफ्रारेड? सर मेरे को यूवर रेट के बारे में पता है सर। हाँ कौन सा? सर मेरे को यूवर रेट के बारे में पता है सर, जो कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग को जिससे। क्या अल्ट्रा वायलेट रेज? यस सर। ठीक सर है। मेरे को और एक डाउट पूछा। हाँ क्या बताओ बेटा? सर आपने जो सर एक्रोनिम सिंबल्स का जो सर दिया है सर 2 नंबर का, उसमें सर आपने 2 ठो बताया था सर, पर उस टेस्ट में जब मैंने दिया सर उसका दूसरा आंसर बता रहे थे कि करेक्ट क्या नहीं है, है। क्या क्वेश्चन क्या है बेटा? सर एक का क्वेश्चन सर, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ सर। बोलिए जल्दी बोलिए बेटा थोड़ा। यस सर। सर एक तो 11 नंबर क्वेश्चन सर, सर जो कि था हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। हाँ सर उसका ऑप्शन नंबर सर रविंद्रनाथ टैगोर मैंने दिया तो उसका लिखा है जे सी बोस। नहीं, जेसी बोस कैस्कोग्राफ बनाया था, जेसी बोस ने कैस्कोग्राफ बनाया था। रविंद्रनाथ टैगोर राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर राइट है, ठीक है? कोई बात नहीं, कभी कभी, कभी कभी प्रिंट करने में मिस्टेक हो गई होगी, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी, कोई बात नहीं, ठीक है? उसे ठीक कर लीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर अल्ट्रा है क्या सर? सर और एक 41 नंबर रॉन्ग हुआ था सर। सर जिसमें क्वेश्चन था व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। हाँ गंगा। इसका आंसर मैंने गंगा किया था पर उसमें सर इंडस बता रहे हैं। नो नो नो, गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है? सर ने पढ़ाया तो गलत कैसे हो जाएगा? कोई आपको डिस्टर्ब कर सकता है क्या? बुक डिस्टर्ब करेगी क्या? सर ने पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, फिर बच्चों को सब कुछ रट चुका है। चलो कोई बात नहीं, ठीक कर लीजिए उसे, वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। इंफ्रारेड, विजिबल। इंफ्रारेड वो रेज होती है जिसकी वजह से हमें गर्म लगती है चीजें। जब किसी पोल पर, मान लीजिए आप घर के बाहर जाइए, छत पे हाथ रखिए, दीवार पे हाथ रखिए, दीवार गर्म लगती है ना? लगती है कि नहीं लगती? इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण।
तो हीट जो होती है वो किसके कारण होती है? इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण हमें हीट महसूस होती है, ठीक है। दूसरी तरह की आती है विजुअल लाइट। मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, किस वजह से? हम बाहर जाते हैं, दिन की रोशनी में सब कुछ दिखता है, दैट इज कॉल्ड विजिबल लाइट। और तीसरी तरह की रेडिएशन आती है अल्ट्रा वायलेट रेज। कौन सी आती है? अल्ट्रा वायलेट रेज। लेकिन ये हमारे तक पहुंच नहीं पाती है, ये हम तक पहुंच नहीं पाती है। कोई शक? कोई शक? क्योंकि ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है इसको। ओजोन लेयर लिखिए, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन। ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर एब्जॉर्ब्स अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कमिंग आउट फ्रॉम सन। जो सन से निकलती हैं उनको ओजोन लेयर क्या करती है? उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। साहिल इज लेट टुडे, साहिल लेट आया क्लास में, सर ने सब कुछ नोटिस कर लिया है। चलिए कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लिख लिया। ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड होते हैं, मैंने बता दिया, फ्लाइट होती है ट्रोपोस्फेयर में, क्लाउड, फ्लाइट, ट्विंकलिंग ऑफ लाइट यानी बिजली का चमकना ट्रोपोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में हमने पढ़ लिया ओजोन परत, बस इतना इंपॉर्टेंट है। मेटेओर्स यानी पत्थर के उल्का पिंड कहाँ पे पाए जाते हैं? थर्ड लेयर में। थर्ड लेयर में मीजोस्फेयर में मेटेओर्स पाए जाते हैं। क्या? उल्का पिंड। ये पत्थर के बड़े बड़े पिंड होते हैं, इतनी तेज चलते हैं हवा में, अगर ये धरती तक आ जाए तो डैमेज कर देंगे पूरे पूरे शहर को। लेकिन मीजोस्फेयर में इतनी तेज चलते हैं कि विंड के साथ क्या होता है इनका? वाटर का विंड के साथ क्या हो रहा था कल जब ओशन करंट हुआ था? वाटर का विंड के साथ क्या हुआ था? बच्चे से जोड़ो किसी से, क्या हुआ था वाटर का विंड के साथ? जल्दी, विंड के साथ कौन सी फोर्स? जोड़िए एक बच्चे से, बच्चे से बात कराइए, कौन बता रहा है? हाँ साहिल, क्या हुआ था कल वाटर का विंड के साथ? सर वाटर और विंड के साथ फ्रिक्शन हुआ था सर। फ्रिक्शन के कारण करंट, चार्ज जनरेट हुआ था, चार्ज फ्लो किया, ओशन करंट जनरेट हुआ। जी सर जो भी मीटियोर आता है तो मीजोस्फीयर में सर इतनी गर्मी होती है सर, वहीं पर बंद हो जाता है। अगर नहीं, मीजोस्फेयर में सबसे ज्यादा गर्मी थर्मोस्फेयर आइनोस्फेयर में होती है। लेकिन देखो मीजोस्फेयर जो होता है, जब विंड में इतना तेज कोई चीज चलती है तो विंड के साथ क्या होता है? फ्रिक्शन। क्या होता है बच्चों? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन होगी तो क्या? रगड़ से क्या हो जाएगा? हीट। और हीट होगी तो क्या हो जाएगा? बर्निंग, जलने लग जाता है पूरा एकदम। देखते हो पूछ, आप कभी देखते हो हवा में पूछ जैसा जाता दिखाई देता है? कोई सी मतलब टेल होती है बहुत बड़ी किसी की, बहुत तेज कोई चीज गई जिसकी लाइटनिंग करती हुई टेल, तो वो वही होते हैं मेटेओर्स, आग राख बन जाते हैं। जी और सर अगर फिर भी बर्न नहीं होता ना सर मीजोस्फीयर में, फिर सर पहले गर्मी आती है, फिर मीजोस्फीयर में ठंडा आने लगता है, फिर गर्मी, फिर ठंडा सर, वो ऐसे करते उसी मीजोस हमारे तक, मतलब मीजोस्फेयर हमारे तक उल्का पिंड यानी मेटेओर्स को आने नहीं देता, वहीं पर ऐश बन जाता है, राख बन जाता है, समाप्त। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर ये 10 किलोमीटर दूर, ट्रोपोस्फेयर ये लगभग 50 किलोमीटर दूर, स्ट्रेटोस्फेयर लगभग लगभग 85 किलोमीटर दूर, लगभग 85 से 100। मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर 600 किलोमीटर दूर, 600। कितना? थर्मोस्फेयर 600। याद रख लिखिए, थर्मोस्फेयर इज ऑल्सो नोन एज आइनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को ही आइनोस्फेयर कहा जाता है। लिखिए, थर्मोस्फेयर को आइनोस्फेयर भी कहते हैं। थर्मोस्फेयर को आइनोस्फेयर भी कहते हैं, लिख लीजिए, थर्मोस्फेयर को ही क्या कहते हैं बच्चों? आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर का मतलब होता है ये आयन से बने होते हैं। और याद रखना कि सनलाइट, आइनोस्फेयर आयन है ना, आयनोस्फेयर क्या बोलते हैं? थर्मोस्फेयर इज ऑल्सो नोन एज आइनोस्फेयर। पृथ्वी कुछ कह रहा है, पृथ्वी, पृथ्वी से बात कराओ। पृथ्वी, पृथ्वी ने आज बहुत अच्छा डायलॉग मारा है ना पृथ्वी। मीजोस्फेयर को क्या क्या समझ नहीं आया आपको, बताओ। मीजोस्फेयर में मिटियोर्स, मिटियोर्स पाए जाते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं? मिटियोर्स। मिटियोर्स जो होते हैं बहुत तेज चलते हैं हवा में, और विंड के साथ इनका पृथ्वी फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन जब रगड़ेंगे हाथ को तो हीट होता है, तो इतना तेज हवा में चलते हैं कि इनके अंदर आग लग जाती है, जल के राख हो जाते हैं वहीं पर। ठीक है ना, तो वहीं पर कहां पर? मीजोस्फेयर में जल के राख। कौन? उल्का पिंड। चलिए आइनोस्फेयर अगली लेयर, थर्मोस्फेयर को ही आइनोस्फेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है,
रेडियो वेव्स जो कि रडार से निकलती हैं वो कौन सी लेयर ऑफ अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है? रडार से निकली, टकराई, वापस, यानी ट्रोपोस्फेयर को पार कर जाएगी रेडियो वेव, स्ट्रेटोस्फेयर को, मीजोस्फेयर को, पर थर्मोस्फेयर में टकराकर वापस, क्योंकि थर्मोस्फेयर आयंस से बनी होती है। आयंस मतलब चार्ज पार्टिकल से। चलिए साहिल कुछ कह रहा है। थर्मोस्फेयर से लिखिए, रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम। जी बेटा। आपने बताया सर थर्मोस्फेयर में सर इतनी गर्मी होती है सर। सर तो फिर हम मतलब जो सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट होता है ना सर। रडार सैटेलाइट से नहीं, रडार से। जब रडार से रेडियो वेव जाती हैं तो वो लेयर आयन से बनी होती है बेटा, चार्ज। तो ये जो रेडिएशंस होती है ये भी चार्ज पार्टिकल ही तो होते हैं। रेडिएशन क्या है? चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल को सिर्फ वहां आयन ही रोक पाते हैं, टकराएंगे आयन से और टकरा के वापिस, और कोई भी लेयर इन्हें रोक नहीं पाती। सिर्फ यहां तक जाएंगे और टकरा के वापिस, जाएगी टकरा के वापिस, और यहां से ऊपर कोई मिसाइल या जहाज उड़ नहीं पाता। तो कोई भी जहाज अगर हमारे देश की बाउंड्री में आ रहा होगा तुरंत ये ट्रेस इसकी रेंज में आएगा, रेडियो वेव्स की रेंज में आएगा, और रेडियो वेव्स तुरंत उसको पकड़ लेंगी और बताएंगे किसको? अभिनंदन सर को। और फिर होगी क्या? सर्जिकल स्ट्राइक। क्या होगी? सर्जिकल स्ट्राइक 2019। किस किस को पता है? फिर होगी सर्जिकल स्ट्राइक, और फिर देखेंगे हम भारतीय सेना की वीरता को। देखा कैसे? बताओ, मिग 23 से F1 उड़ा दिए, है ना, अमेरिका के नंबर 1 के उनके जेट्स उड़ा दिए। ये बहादुरी होती है भाई। बहादुरी तो माँ के पेट से लेके पैदा होता है आदमी। बहादुर बनाए थोड़ी जाते हैं, बहादुर तो माँ के पेट से पैदा होते हैं। चलो, एक्सोस्फेयर आउटर मोस्ट लेयर, याद रखना, रेडियो वेव्स आइनोस्फेयर से टकराकर रिसीव होती है। आइनोस्फेयर, रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम आइनोस्फेयर, रेडियो वेव्स आइनोस्फेयर। शानवी सुस्त बैठी आज। एक्सोस्फेयर आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। लिखिए, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। अर्थ के एटमोस्फेयर का आउटर मोस्ट लेयर एक्सोस्फेयर है। अब एक्सोस्फेयर में लिख लीजिए आउटर। देखो धरती के अब जितने भी फोन पे बात कौन कौन करता है, फोन यूज कौन कौन कर रहा है? मुझे लग रहा है कि जो नहीं करता फोन यूज तो समझ लो कि वो इस जमाने में महापुरुष है। फोन सबके पास है, सबको ही बीमारी लग चुकी है। ये फोन में सिग्नल आते हैं, तो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं यहाँ पर, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। कौन से? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट घूमता है ऐसे ऐसे करके, ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है, अर्थ की ऑर्बिट। ये ऑर्बिट कितनी दूर होती है? लगभग 10,000 किलोमीटर दूर अर्थ से। कितना? इसे बोलते हैं एक्सोस्फेयर। क्या बोलते हैं इसे? एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर में सैटेलाइट्स पाए जाते हैं। सैटेलाइट्स चक्कर लगाते हैं किसका? धरती का, पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं ना सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड अर्थ इन देयर ऑर्बिट। जिस पाथ में उन्हें चलना, ये थोड़ी कभी घूमने का मन हुआ इधर को घूम गए, कभी मन करा तो उधर चले गए, ऐसे नहीं है। एक निश्चित पाथ होता है, एक डिफाइंड पाथ होता है, इसी पे चलना है, उसी पे चलेंगे। ऑर्बिट का ये थोड़ी कि मन कर रहा है तो जम्मू कश्मीर चले गए, फिर मन करे तो कन्याकुमारी, ऐसे नहीं है। ऑर्बिट अपने एक निश्चित पाथ में सैटेलाइट चलते हैं, ठीक है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से चलते हैं। साइंस से बात कराओ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चल रहे हैं बच्चों। 5 लेयर हो गई। लेयर्स ऑफ अर्थ में कोई दिक्कत? लेयर ऑफ अर्थ में कोई दिक्कत? साइंस से कराओ, फिर विनायक को कुछ दिक्कत है, देखते क्या है। सर जी सर जो सैटेलाइट सर भेजते हैं सर, वो कभी खराब नहीं होते क्या? बेटा होती है खराब, कुछ समय सीमा होती है उसकी भी, फिर दोबारा दूसरी नहीं भेजते क्या? एक ही भेजी क्या? आज तक एक ही भेजी क्या? होती है, समय सीमा होती है, ठीक है। फ्यूल खत्म होता है, उसके पार्ट्स खराब होते हैं, फिर दोबारा बनाते हैं, फिर एक नई टेक्नोलॉजी के साथ भेजते हैं, फिर एक नई टेक्नोलॉजी, 2G 3G 4G 5G सब चल रहा है ना। पॉल्यूशन क्या होते हैं कौन बता रहा है? पॉल्यूशन, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं हमें बच्चों। पॉल्यूशन, व्हाट इज पॉल्यूशन? सिंपल लैंग्वेज में जानना है मुझे। Pollution is this sir undesirable substances? अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, बिल्कुल सही। हार्मफुल सब्सटेंसेस। मुझे ना यार, मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती है। मुझे बिल्कुल आराम से सादी लैंग्वेज में समझना होता है। जब खतरनाक पदार्थ वायुमंडल में, हवा में, पानी में, धरती में, कहीं भी एंटर कर देंगे, दैट इज कॉल्ड पॉल्यूशन,
है ना, हार्मफुल सब्सटेंस। एक बात जिंदगी में जान लो, जिसको समझ में आ गया वो राजा, और जो अंग्रेजी के चक्कर में परेशान रहा, अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, समझने के बाद खूब अच्छे से इंग्लिश पढ़ो उसकी, कि whenever the harmful substances enter into our environment it is known as pollution। पर समझ तो लो, बोला लगे अंग्रेजी पढ़ने लगे अंग्रेजी, अरे पहले समझो चीजों को। तो देखो हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या करेंगे, एंटर कर जाएंगे कहां पर, बच्चों के घर में, इनटू कहां पर, एनवायरमेंट। अरे घर में भी तो एनवायरमेंट ही है, घर में भी तो है एनवायरमेंट, तो क्या होगा, पोल्यूशन। अब इन्हीं हार्मफुल सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा, हार्मफुल सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, द हार्मफुल सब्सटेंसेस विच क्रिएट विच कॉजेज पोल्यूशन इज नोन एज, क्वेश्चन आया सैनिक स्कूल के एग्जाम में, द हार्मफुल सब्सटेंसेस। विनायक से बात कराओ, पृथ्वी डांस बहुत तेज कर रहा है, पृथ्वी का डांस बहुत तेज हो रहा है, चलिए विनायक बताइए, पॉल्यूटेंट्स, वेरी गुड वेरी गुड, विनायक ने बता दिया और पृथ्वी ने थंब दिखा दिया। सारे बच्चे थंब दिखाओ, सही बताया कि नहीं, पॉल्यूटेंट, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट। अब देखो एयर के जो मेन पॉल्यूटेंट होते हैं, कौन से, एयर के जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा मैं, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। याद रखना एयर पॉल्यूशन में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सीधे सीधे आपकी गाड़ियों में से धुआं निकलता है, सबके पापा के पास गाड़ी होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड SO2, सल्फर ऑक्साइड, लिखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर पॉल्यूशन, बेसिक पॉल्यूटेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन। और लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड, और लिखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब एक, जब एक ऑक्सीजन होगा तो एक ऑक्साइड, और डाई मतलब दो ऑक्साइड, समझ में आती है बात, कार्बन डाई मतलब दो, डाई मतलब दो, और ऑक्साइड मतलब फिर ऑक्साइड मतलब O, तो O के साथ O2 लग जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन, ये चारों के कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कोयला जलाया, एक बार किसी ने अपने घर में अंगीठी जला दी, कोयला अंगीठी जलाई, और अंगीठी जला के रात में वो क्या किए, सोचे सर्दी का मौसम है, बगल में अंगीठी जला दी और कमरा बंद करके सो गए, क्या करके सो गए, कमरा बंद करके सो गए, और सुबह कोई भी नहीं बचा, सारे के सारे डेथ कर गए, क्या कर गए, डेथ। क्योंकि बेटा जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं तो उसमें से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर वेंटिलेशन नहीं हुआ, ध्यान से सुनना, अगर कमरे में वेंटिलेशन नहीं है तो उसको मार देगा, इतनी साइलेंट मौत देता है कि आदमी को पता भी नहीं चलता, आवाज भी नहीं निकलती उसकी, अंदर ही अंदर खत्म नर्वस सिस्टम, सुबह सुबह उठेंगे ही नहीं लोग, सुबह सोते ही रहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोयले से। तो इसीलिए कहा गया है कि भाई अंगीठी पहले, आज तो अंगीठी कोई नहीं जला रहा, ऐसे पहले जलाते थे जब गैस नहीं थी, तो बोलते थे कि अंगीठी को, चूल्हे को बुझा के सोइए, उसे ठंडा करके सोइए, ये नहीं जल रहा है, आराम से सो गए गरमाइश लेके, पता लगा सुबह उठे ही नहीं, सर्दी के चक्कर में लेट गए, ठीक है ना। चलो बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखना, दोनों, अरे ये और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट, यही दोनों तो एसिड रेन के कारण होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज बेसिक कॉज फॉर एसिड रेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज बेसिक कॉज फॉर एसिड रेन। लिखिए एसिड रेन, अम्लीय वर्षा होती है, एसिड रेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बेसिक कॉज ऑफ एसिड रेन। समझ में आ रही बात, आ रही है बात, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, बात बाद में करेंगे, पहले लिखो कौन कौन सा, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड SO2, दिख रहा है क्या साफ, चलो बच्चों को नहीं दिखा, दोबारा लिख देंगे, क्या दिक्कत है, अगर बच्चों को समझ में नहीं आया तो ज़्यादा तेज पढ़ाने का क्या फायदा होगा ऐसी पढ़ाई का। चलिए नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड रेन, बात समझ में आती है। एसिड रेन एयर पोल्यूशन का पार्ट है, किसका, लिखो एसिड रेन इज अ पार्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। वाटर से इसका कोई लेना देना, वाटर से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मेरे साथ बोला करो, वाटर से इसका लेना देना नहीं है, लेकिन वाटर के साथ ही इसका लेना देना इसलिए है क्योंकि वाटर के साथ ही आता है, तो वाटर पोल्यूशन से लेना देना नहीं है, पर ये वाटर के साथ मिक्स हो गई तो रेन में आता है एसिड रेन। चलिए याद रखिए CO2 इज अ ग्रीन हाउस गैस। सबसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन समझता है, कौन बताएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन समझता है,
ग्रीन हाउस गैस, सबसे मेजर ग्रीन हाउस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस इफेक्ट रेहाना खातून से पूछ लेते हैं, साहिल वेट करो। रेहाना खातून, यस टेल मी व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? सर ग्रीन हाउस इफेक्ट वो होता है, मतलब पहले तो हम ग्रीन हाउस वो होता है, मतलब एक जैसे हम कोई सब्जी उगाते हैं तो जैसे हम वो ग्रीन वाला शेड नहीं होता तो उसके ऊपर रखते हैं ताकि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हीट मतलब अंदर अंदर कर लेते हैं, बाहर भी चल लेते हैं, ऐसे ही होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमारे अर्थ के बाहर लगा होता है, मतलब कि वो जितने भी मतलब वो आती है हमारे लिए जो सही होती है रेल, उनको कौ, रखते हैं, कौन पढ़ाया, हीट रखते हैं। कौन पढ़ाया आपको ये किसने बताया? स्कूल में मैम। मैम बताई कि हरा हरा लगाते हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है। चलिए चलिए बताइए बेटा, आप बताइए, साहिल बताइए। देखो ध्यान से सुनना, साहिल बता रहा है बेटा। सर और ग्रीन हाउस इफेक्ट में सर ऑक्सीजन नहीं आता है सर। ऑक्सीजन नहीं आता है तो फिर क्या होता है? सर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं पता है सर। चलो क्या होता है, देखो मेरी बात सुनते जाओ। हम सारे क्या हैं, क्या है हम लोग, ह्यूमन, क्या है हम लोग, ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग, हम लोग क्या है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब ये ह्यूमन बीइंग क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग क्या है, ह्यूमन बीइंग, क्या है, ह्यूमन बीइंग। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑक्सीजन, छोड़ेंगे क्या हम, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमने तो गंदगी फैलाने का फैसला कर लिया है। हमने फैसला कर लिया कि हम तो गंदगी फैलाएंगे। नहीं बेटा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नेचुरल होता है भाई, ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आएगा ये कहाँ पे जाएगा, थोड़ा तो प्लांट्स के पास जाएगा, बाकी सारा एटमॉस्फेयर में जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, जो पोल्यूशन से निकलता है, जो फॉसिल फ्यूल को जलाने से निकलता है, कहाँ जाएगा, एनवायरमेंट में जाएगा। जो तुम्हारी गाड़ियों से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो गाड़ियों से नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड तो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, इंडस्ट्रीज से धुआं निकलता है, ये सारा कुछ होता है, दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। अब सुनते जाना ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, याद रखना, ऑक्सीजन का बढ़ना मतलब ठंडक बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है। जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ऐसा नहीं है पहाड़ों पे ऑक्सीजन ज्यादा होती है, कम हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन फिर भी ठंडी गैस है, याद रखो। कार्बन डाइऑक्साइड घुटन पैदा करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत गर्म गैस है, हीट पैदा करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इतनी हो गई है, सुनते जाओ सारे बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा हो गई है किस पे, हमारे अर्थ पर, कि जो ग्लेशियर्स है हमारे, ग्लेशियर्स, अब साहिल वाली बात, यूएनओ में नहीं है ग्लेशियर का मतलब, ये ग्लेशियर मेल्ट होने शुरू हो गए हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। ये ग्लेशियर का मेल्ट होना संकेत देता है कि इंसान और पृथ्वी खतरे में है, ग्लेशियर्स को मेल्ट नहीं होना चाहिए, बोला करो मेरे साथ, ग्लेशियर्स को मेल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन बढ़ रहा है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, और प्लेनेट गर्म होता जाएगा, क्या होता जाएगा, हीट, और ये हीट होता जाएगा तो क्या होगा, ये सारा ग्लेशियर पिघलेगा, और ग्लेशियर अगर पिघल गए तो पूरी पूरी धरती डूब जाएगी। ये मतलब थोड़ा सा पानी थोड़ी है, ये बची हुई जो धरती है ना, जो बचा हुआ लैंड है, 97% पानी है ओशियंस में, ठीक है, थोड़ा लैंड बचा भी हुआ है, वो भी सारा का सारा डुबा जाएगा, समझ रहे हो, मेल्ट हो जाएंगे सारे ग्लेशियर्स। तो दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स, कोई दिक्कत, मेल्ट हो रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को, हरी पन्नी लगाने से खेती करते हैं, दैट इज नॉट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, रेहाना खातून, ठीक है बेटा। हरा, मैं बताता हूँ, रेहाना के सवाल का जवाब देता हूँ, वो जो हरी हरी चादर लगा के खेती करते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, दैट ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हरे रंग में पौधे ज्यादा खाना बना लेते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, वो पौधों को, हाँ बताइए, हाँ रेहाना, वो हरे रंग की चादर का मुझे भी क्लियर नहीं पता, शायद ऐसा ही होगा कुछ फूड से रिलेटेड, पर ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड नहीं है वो। रेहाना बताइए, चलिए बेटा आगे, पोल्यूशन हो गया, क्वेश्चन करें, पोल्यूशन में और क्या जानोगे, यही तो है, और क्या है,